आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। बजट तो पेश हुआ, क्या ये बजट देश के विकास के लिए है या सिर्फ आने वाले 2024 के चुनावों के लिए है? देखते हैं क्या है ये बजट। 2023 बजट के जरिए 2024 चुनाव की तैयारी में लगी है मोदी सरकार। क्या ये बात सही है? ये जो योजना है ये केवल और केवल वोट बटोरने वाली योजना है, जिसे खुद बीजेपी वाले रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं कह सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गरीबों को मुफ्त चावल गेहूं बांटे जाने का काम सरकार 2024 तक जारी रखेगी। इसका ये मतलब कि इन 80% लोगों के लिए मुफ्त में अनाज के सिवा इस बजट में कुछ भी नहीं है। बुधवार को पेश हुए इस बजट के मुताबिक सरकार इस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसे निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश का हिस्सा बताया जिसमें सभी खुशहाल हो और सबकी हिस्सेदारी हो। मुफ्त में अनाज के लिए लाइन में खड़े रखना ये किस तरह की खुशहाली है, ये निर्मला मैडम ही जानती होगी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2020 में शुरू की थी, जब कोविड के कारण लोगों के रोजी रोटी का और रोजगार पर भारी असर पड़ा था। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इस 4 लाख करोड़ इसमें खर्च हो चुके हैं। बजट भाषण में भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक साल में सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रह चुके मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि मुफ्त में राशन बांटे जाने को 2 तरह से देखा जा सकता है। पहले तो ये कि इस दावे की पोल खोलता है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में पहुंच गई है, और दूसरा ये कि चुनाव जब सामने आता है तो सरकारें उन योजनाओं के ऐलान करने लगती है जिन्हें अर्थशास्त्री पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन कहती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों को आगाह कर चुके हैं कि वे रेवड़ियां बांटने की आदत से बाज आए। कई राज्य सरकारों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति भी की थी। इसी मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट संभवतः यह बता सकती है कि किन योजनाओं को लोक कल्याणकारी और किन योजनाओं को रेवड़ी माना जाना चाहिए। अब सबको पता है कि 9 राज्यों में आने वाले चुनाव है। इस साल देश के 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अगले साल आम चुनाव भी होने हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता से वोट भी मांगने वाले हैं। अब त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, जहां इसी साल नई सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे, वहां भी बीजेपी सत्ता में है। कर्नाटक के सूखे इलाकों के लिए 5300 करोड़ रुपए की एक योजना का ऐलान भी वित्त मंत्री के बजट में आया था। इस साल 2 बड़े राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। भोजन के अधिकार के लिए काम करने वाले निखिल डे कहते हैं कि बीच में इस तरह की खबरें थी कि मुफ्त राशन स्कीम को दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर एक बड़े वर्ग ने बेहद नाराजगी भी जताई थी। अब इन सब प्रक्रियाओं में या इस बजट में एक बड़ा मुद्दा है, वो है लाभार्थी का चुनावी लाभ। कोविड के बीच हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए, जिसके बाद बीजेपी की प्रदेश में दोबारा सरकार बनी, मुफ्त राशन योजना को काफी हद तक श्रेय दिया गया था, जिसके वजह से ये बेहद गरीब लोगों को राहत मिली थी। हालांकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो महामारी के बीच में ही हुआ, वहां बीजेपी सरकार बनाने के जो प्रयास कर रही थी उससे बहुत दूर रह चुकी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में बीजेपी की जीत में लाभार्थियों का बड़ा योगदान रहा था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी को ही लाभार्थी कहा जाता है। अब इस बजट को निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का बजट कह दिया है। इस बात का खास तौर पर जिक्र किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच भारत एक चमकते हुए सितारे की तरह है। मोहन गुरुस्वामी इस पर कहते हैं कि कोई शक नहीं कि अर्थव्यवस्था महामारी की स्थिति से बाहर आ रही है और पहले से बेहतर हालत में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो सुधार हो रहा है उसमें सबकी हिस्सेदारी है।
सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त राशन बांटा गया था। मोहन गुरुस्वामी ये भी कहते हैं कि चुनाव के पहले मन को लुभाने वाली स्कीमों और अर्थव्यवस्था जैसे जीडीपी के बेहतर होने की बात नहीं है और साल 1961 से सभी सरकारें इस तरह की बातें करते रही हैं। निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट घाटा 6.4% रहेगा। मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बढ़ोतरी की और दर को 6 से 6.8% रहने की बात कही, मगर सरकार के आर्थिक सलाहकार ने एनडीटीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में माना कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी 6% से कम हो सकती है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि ये जो बढ़ोतरी का अनुमान है ये विश्व में मौजूद हालात पर भी निर्भर करेगा, जैसे रूस यूक्रेन की जंग और उससे बढ़ती महंगाई। रूस यूक्रेन की जंग ने जिसके कारण कच्चे तेल, गैस, अनाज तेल के दाम दुनिया में बेहद तेज हो गए हैं, पूरे अमेरिका और यूरोप को प्रभावित किया है, जिसके कारण महंगाई तेजी से बढ़ी है। महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाया तो विदेशी कंपनियां भारत जैसे देशों से निवेश लेकर वहां लौटने लगी, क्योंकि वहां बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश दिखने लगी है। एक तरफ तो चीन में कोविड का प्रकोप समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने हालांकि देश में निर्माण को बढ़ाने के मकसद से मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के होने वाले खर्च को 33% बढ़ा दिया है, जो कि जीडीपी का 3.3% है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। अब ये नारे क्यों गूंजने लगे ये आप भी नहीं बता सकते और हम भी नहीं बता सकते। इस कदम से सीमेंट, लोहे, स्टील और दूसरे सामानों की मांग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी ये खोलेगा, लेकिन इन कामों का नतीजा दिखने पर समय लगेगा, क्योंकि बड़ा पुल या सड़क तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। जिस तरह सरकार ने मुफ्त राशन के इस स्कीम को आगे बढ़ाया है, उसी तरह सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को भी 66% बढ़ाकर 80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खेती के लिए कर्ज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की स्कीम भी बजट का हिस्सा है। सरकार ने मुफ्त राशन स्कीम को जारी रखने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को भी 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया। खेती के लिए कर्ज, पशुपालन, डेयरी और स्वास्थ्य और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की स्कीम भी इस बजट का हिस्सा बनी हुई है। इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। जाने माने पत्रकार और टीवी एंकर राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट करके पूछा कि सरकार नई स्कीमों के ऐलान करती रहती है, मगर साथ ही इस बात का भी जरिया होना चाहिए कि पहले घोषित की गई योजनाओं का लेखा जोखा भी दिया जाए। जिस तरह से निर्मला सीतारमण इस बजट को अमृत काल का बजट कह रही है, तो जरा देखते हैं कि 2022 में जो बजट दिया गया था, क्या मोदी सरकार उस बजट के अपने वादों पर खरी उतरी या नहीं, ये देखने के लिए उन आधिकारिक आंकड़ों की पड़ताल की। एक साल पहले जब बजट पेश किया गया तो इस समय किए गए वादे कितने पूरे हुए, इसका एक जायजा हम लेते हैं। आर्थिक विकास और खर्च के वायदे जो थे वो इस प्रकार थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा था कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अनुमानित विकास दर 9.2% थी, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची है। लेकिन वैश्विक मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिसंबर में देश की विकास दर के अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया था। हालांकि संशोधित करके विकास दर के अनुमान को कम करने के बावजूद विश्व बैंक ने यह कहा कि उम्मीद है कि दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसनशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकास करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जोगीवा ने इसी महीने में कहा कि भारत वैश्विक औसत के मुकाबले अच्छे प्रदर्शन
कर रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की जीडीपी की विकास दर वित्त वर्ष की पहली तिमाही 13.5% थी, लेकिन दूसरी तिमाही में ये गिरकर 6.3% पहुंच गई, क्योंकि कच्चे माल और ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीमा पड़ गया। भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 6.4% तक बनाए रखने का वादा किया था और आरबीआई के अनुसार अभी तक सरकार ने इसी स्तर पर बनाए रखने को कामयाब रही है। राजकोषीय घाटा असल में सरकार द्वारा किए गए खर्च और कुल सरकारी आमदनी का अंतर होता है। कोविड की वजह से सरकारी वित्त पर बोझ कम होने के कारण इस साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2020 और 2021 के मुकाबले कम रखा गया था। हालांकि आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार द्वारा खर्चों को 39.45 ट्रिलियन रुपए यानी कि 394.5 खरब रुपए तक बनाए रखने का लक्ष्य मुश्किल है, क्योंकि महंगे आयात और राशन, ईंधन और उर्वरक पर सब्सिडी का बिल बढ़ गया है। पिछले बजट में जो बजट पेश किया गया था उसे कल्याणकारी कहा गया था, तो ये कल्याणकारी योजनाएं आज कहाँ है? ये योजना क्या पिछड़ गई? इसे भी देखते हैं। सबको घर मुहैया कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही। पिछले बजट में 80 लाख घर बनाने के वादे के साथ इस मदद में 480 अरब रुपए आवंटित किए गए। ये 2022-23 वित्त वर्ष में ग्रामीण और शहरी इलाकों में योग्य लाभान्वितों को दिए जाने थे। चूंकि ये आवंटन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में घर बनाने के लिए था, इसलिए उसे अलग अलग मंत्रालयों द्वारा अंजाम दिया जाना था। शहरों में PMRY स्कीम लागू करने की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि वो लक्ष्य में पिछड़ गए हैं। उन्होंने डेडलाइन को आगे बढ़ाने और केंद्र सरकार और वित्तीय मदद की मांग की थी और उसकी डेडलाइन को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। योजना की निगरानी करने वाले मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 23 जनवरी 2023 के मौजूदा वित्त वर्ष में शहरी इलाकों में 12 लाख घर बनकर तैयार हुए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 26 लाख घर बन चुके। इसका मतलब यह है कि घरों के लक्ष्य में सरकार 42 लाख घरों से पीछे चल रही है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने घर घर पानी का कनेक्शन के लिए 2022 और 23 में 3.8 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए 600 अरब रुपए आवंटित किए थे। जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान अभी तक करीब 1.7 करोड़ घरों में पानी कनेक्शन दिया गया। यह लक्ष्य का करीब आधा ही है। यह स्कीम अगस्त 2019 में शुरू की गई थी, तब से 7.7 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन पहुंच चुका है, मगर ये कनेक्शन पहुंचाने की जो प्रतिशत है वो केवल आधा ही है। एक मंत्रालय है जो बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ है, वो है रास्ते बनाने का मंत्रालय। कहा जा रहा है कि देश में बेहतर सड़कें हो रही है, बेहतर रास्ते हो रहे हैं, लेकिन क्या सड़क निर्माण भी धीमी हुई है इस बजट के बाद? उसे भी जानते हैं। वित्त मंत्री ने पिछले साल ये भी घोषणा की थी कि नेशनल हाईवे नेटवर्क में 2022-23 के दौरान 25,000 किलोमीटर और जोड़ा जाएगा। इस 25,000 किलोमीटर में नई सड़कें बनाने के साथ मौजूदा सड़कों को सुधारने और स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करना भी शामिल किया गया था। इसमें भी सड़क परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में अपने लिए 12,000 किलोमीटर तक सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा था। लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 के दौरान 5,774 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। लेकिन हमारे पास इस साल के जनवरी का डेटा नहीं है। पिछले सालों के आंकड़ों से पता चलता है इस साल सड़क निर्माण की रोजाना रफ्तार औसतन 21 किलोमीटर प्रतिदिन रही, जबकि ये औसत 2021-22 में 29 किलोमीटर और 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन था। इस साल 2023 में यानी कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। क्या है इस बजट में?
क्या देश के सभी तबकों का विचार इस बजट में किया गया है? जानते हैं। देखिए, देश के मजदूर जिनकी वार्षिक आय 7 लाख तो दूर 1.5 लाख भी नहीं है, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। 7 लाख के इस स्लैब में वो किसान जिनकी आय सालाना 2 लाख भी नहीं, उनके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं। वो खेतीहार मजदूर जो दिन रात काम करते हैं, वो पूरे वर्ष 1 या 1.5 लाख भी कमाई नहीं कर पाते, उनके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं। कहा गया है कि अब महिलाएं 2 लाख बचत करती है तो ब्याज दर 7.5 होगा। अब बताइए कि देश में कितनी महिलाएं होगी जो साल का 2 लाख बचा पाती होगी। तो ये जो योजना है ये भी पूरी तरह नहीं खरी उतर रही है। जिस 7 लाख की बात निर्मला कर रही है, देश में उन 7 लाख रुपए कमाने वालों की संख्या कितनी है? जोड़ तोड़ करके भी देखा जाए तो देश में उनकी संख्या 5% से ज़्यादा नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा, रोजगार, गांव और शहरों का विकास, इनके हाथ में इस बजट में क्या लगा? अगर ये सोचते हैं तो इनके हाथ में इस बजट में कुछ नहीं लगा। इन सारे सवालों का जवाब ना सीतारमण के पास है, ना ही नरेंद्र मोदी के पास। संसद में बजट पेश करने के दौरान मोदी मोदी चिल्लाना एक फैशन बन गया है, या फिर झूठ को सच में बदलने का टूल बन गया है। जिस देश में 80% से भी ज़्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल के भरोसे छोड़ दिया गया हो और उसके उत्थान का कोई एजेंडा ना हो, तब इस तरह के बिन सर पर वाले बजट को बेईमान ही कहा जाएगा। ये अमृत काल का बजट है या सोने के गिलास में जहर पिलाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।